चलो तो स्टार्ट करेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल पे। तो हम लोगों को काम क्या करना है, हम लोगों को इस बार काम करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आने वाले हैं, जैसे आगामी परीक्षा जो भी व्यापम की आने वाली है या पीएससी की आने वाली है। तो उसके लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, डिटेल्ड स्टडी होगी। टॉपिक क्या रहेगा आज? आज का टॉपिक है संख्या, नंबर्स। नंबर्स के बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी चाहिए। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, पहले हल्का थ्योरी पार्ट पे करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो कई लोगों को लगेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से तो शायद क्वेश्चन नहीं उठेंगे, थ्योरी है तो कैसे चलेगा, मैथ की क्लास है। तो ऐसा नहीं है, आते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट आते हैं, आपको समझ में नहीं आते, पकड़ नहीं पाते हम लोग के क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो उसी को समझते हैं क्लासिफिकेशन पे, और उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं संभावित, हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे साइड साइड पे। पूरा कंप्यूटर स्क्रीन पे है, आज चेहरा नहीं दिख रहे हैं, हम लोग चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, ताकि आपका पूरा पूरा ध्यान क्या स्क्रीन पे रहे, अच्छे से चलते रहे। तो जो जो पॉइंट हाईलाइट होते जाएंगे उन पे नजर रखेंगे। तो जैसे सबसे पहले हाइलाइटेड हो रहा है संख्या। तो संख्या को अगर हम लोग विभाजित करते हैं तो संख्या को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, या बोल सकते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होंगी। तो जनरली संख्या होती है दो प्रकार की। पहले हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या, एक प्रकार की होती है आर से दर्शाएंगे, और दूसरी होगी अवास्तविक संख्या, जिसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं जो हमारी कल्पना में है, जो वास्तविकता से जिसका कोई लेना देना नहीं है, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। इसे हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल आई से, आयोटा कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका कोई लेना देना है ही नहीं, जो रियल में होती ही नहीं है, बट हमें कैलकुलेशन में फंसने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं कि एक संख्या ऐसी कोई होगी। जैसे सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल क्या मिलता है, अगर हम लोग साइड में देखें तो जैसे मान के चलिए -√1, आपको -1 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये कभी भी वास्तविक संख्याओं में पॉसिबल नहीं है। दुनिया में, संसार में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो -1 का वर्गमूल बता दे। तो इसके लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, इसका मान होता है आई, एक काल्पनिक संख्या। मतलब आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1। तो केवल आपको यही चीज याद रखना है। काल्पनिक संख्या आप क्या याद रखोगे, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या मानते हैं काल्पनिक संख्या वो होती है। बाकी जो वास्तविक संख्या है, वापस ले आते हैं। वास्तविक संख्या को अगर आपको पारिभाषित करना है, तो वास्तविक संख्या को आप पारिभाषित कैसे करोगे, संसार के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं आपको दिखती हैं, महसूस होती है, वो वास्तविक संख्याएं। एक रफ लैंग्वेज में हम लोग बनाने की कोशिश करें, जैसे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये सारी सारी वास्तविक संख्याएं होती है, इनका कोई ना कोई लेना देना है, कहीं ना कहीं आपको ये चीजें दिख जाएंगी। तो ये क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को फर्दर अगर हम लोग क्लासिफाई करते, देखिए एरो जा रहा है कुछ इस प्रकार से, हमारा दो पार्ट में बढ़ता है। तो नाम क्या क्या आ रहा है, पहला नाम आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर, क्या कहते हैं इसको, दर्शाएंगे किससे, क्यू से। तो ये हमारे सिलेबस पे हमेशा रहता है, संख्याओं में परिमेय संख्या को बताइए। परिभाषा क्या बोलती है परिमेय संख्या की, ध्यान से देखिए। परिमेय संख्या को पी पाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर क्यू शून्य ना हो। अगर गणितीय भाषा में रूपांतरण करके लिखना है, तो ऐसी संख्या जिन्हें मैं P बटा Q के रूप में लिख सकूं, तथा जहां P शून्य हो चलेगा, P बराबर शून्य हो सकता है, पर Q बराबर शून्य ना हो। Q का मान शून्य नहीं हो सकता, अर्थात हर का मान शून्य नहीं हो सकता, बाकी अंश का मान शून्य हो सकता है। तो ऐसी संख्या जिसको आप अंश बटा हर के रूप में लिख सको, जहां पे हर जो है शून्य ना हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसके रूप जो मिलते हैं आप देखेंगे, तो 1/2, देखिए मैं P बटा Q के रूप में अगर लिखना चाहूँ, तो आप देखिए P बराबर 1, Q बराबर 2, ये मेरी परिमेय संख्या है। ऐसी 22/7, P बराबर 22, Q बराबर 7। Q बराबर शून्य नहीं रखना है, बाकी आपका सारी चीजें चल जाएगी। 33/4, तो 33 और 4, तो 33/4 पे अगर आप देखोगे तो P बराबर 33 और Q बराबर 4, तो ये भी आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो शून्य, शून्य को अब हम कैसे बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। तो आप शून्य को लिख सकते हो 0/1, ये जो शून्य है, शून्य को आप क्या लिख सकते हो, 0/1। तो P बराबर 0, Q बराबर 1। तो Q का मान 1 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं होना था, P का मान 0 हो सकता है। तो ये सारी मेरी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को अगर हम लोग दशमलव रूप में व्यक्त करें, मतलब अगर 1/2 को दशमलव रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो ऐसे ही परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप हो सकते हैं। तो उस पे जैसे बात करेंगे तो दो प्रकार के दशमलव रूप दिखेंगे। पहला होगा शांत दशमलव रूप,
शांत दशमलव का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 1/2 लिखा तो 1 को जब मैं 2 से भाग देता हूँ तो शून्य आता है, दशमलव करके 0 उतरता है, 0.5, ये 10 का 10 हो गया, कट गया। मतलब 0.5 के बाद आगे कोई नंबर नहीं आने वाला। तो ऐसे को क्या कहते हैं, शांत दशमलव। मतलब जब आप भाग दो, दशमलव लगाने के बाद संख्या पूरे तरीके से विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या कहलाती है, शांत दशमलव रूप। तो दशमलव का शांत दशमलव रूप परिमेय संख्या होता है, जैसे हमारा 1.23, इसके साथ साथ 1.45, 0.0001, ये क्या है, ये भी है क्योंकि 1 के बाद खत्म हो गया, 2.321। ये सारी मेरी क्या है, परिमेय संख्या के शांत दशमलव रूप। ऐसे ही अशांत आवर्ती रूप हो सकता है। आवर्ती मतलब क्या है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे कर सकते हैं, 10 को हम लोग 3 से भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा, 3 तिया 9, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर शून्य उतरेगा, 3 तिया 9, फिर एक बचेगा, फिर शून्य उतारेंगे, 3 तिया 9। ये क्या, जन्मों तक आप इसको करते रह जाओगे, ये खत्म नहीं होगा। तो इससे भी क्या होता है, ये है शांत आवर्ती रूप, अशांत आवर्ती रूप। तो अशांत आवर्ती रूप को दर्शाने के लिए आप क्या करोगे, नंबर के ऊपर बार लगाते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए 1.2 बार। 1.2 बार का मतलब क्या है, एक दशमलव के बाद दो, जिस संख्या के ऊपर बार लगा है वो संख्या रिपीट हो रही है। आप भाग जितने बार भी दोगे, ये अनंत काल तक ये भाग चलेगा, ना आदि ना अंत, ये चलते रहेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, आवर्ती रूप। बदलते रहता है, बदलते रहता है, और रिपीट होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, ये आवर्ती रूप है। तो इसको भी आप परिमेय संख्या में लोगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 0.31 का बार, तो 0.3 रिपीट नहीं होगा, 1 जो है रिपीट होगा। तो ये भी क्या है हमारा, अशांत आवर्ती रूप, शांत आवर्ती रूप। ओके, अशांत आवर्ती रूप, इसको याद रखिएगा। बोलने में थोड़ा सा हो सकता है तकलीफ हो रही हो, मुझको तबीयत खराब थी, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान पे रखेंगे। आप ध्यान मत दीजिएगा, आपका काम बनते चलेगा। तो 3.1 या 0.31, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ऐसे लिखा है 0.31, दोनों के ऊपर बार है। इसका अर्थ क्या होता है, 0.31 31 31 31, मतलब जिस संख्या के ऊपर लगा हुआ है वो सारी संख्याएं रिपीट होंगी। 0.123 बार ऐसा है, तो 0.123 123 123 अनंत काल तक रिपीट होते रहेंगी। तो ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाएंगी, ये सारी की सारी हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। याद रखोगे, अशांत दशमलव रूप है जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, पर आवर्ती है, रिपीट हो सकता है, तो वो हमारी क्या कहलाने वाली है, परिमेय संख्याएं ही। इसी के अलावा अपरिमेय संख्या देखते हैं। मेरी उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा फास्ट में समझ में आ गया होगा। बाकी मेंस के पैटर्न पे रहता है, मेंस पे आता है कि परिमेय संख्या का जो है दशमलव रूप को आप p/q के रूप में व्यक्त करो, या जो बार वाला है उसको आप दशमलव में बदलो। तो वो सारी चीजें अभी फिलहाल हमारे इस पे नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाना है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। मेंस के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो उस पर बना देंगे। परिमेय संख्या का ऑलरेडी 2 क्लास का वीडियो बनेगा उस पर। तो आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, p/q के रूप में जिसको व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या। तो इसमें याद रखोगे, ऐसी कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, दशमलव में जिसका वर्गमूल आता है, वो क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए √2 है, इसके अलावा √3 है, ये अपरिमेय संख्या होगी। √4 क्या होता है हमारा, 2 होता है, तो इसको अपरिमेय संख्या आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका मान मिल गया, बट √2 और √3 का मान नहीं मिलता। तो ये क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ऐसी पाई को याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है अपरिमेय संख्या। तो कई लोग लिखते हैं पाई बराबर 22/7, तो याद रखिएगा पाई एकदम बराबर नहीं होता 22/7 के। पाई का मान लगभग बराबर होता है 22/7 के, या लगभग बराबर होता है 3.14 के। हम लोगों का कैलकुलेशन ठीक हो, इजी हो, इसलिए हम 22/7 रख देते, बट एक्चुअल मान नहीं है। तो यहीं से आप एक चीज ध्यान रखेंगे एग्जाम्पल में, 22/7 या 3.14, इसे आप लेंगे परिमेय संख्या के रूप में, और जब पाई लिखेंगे तो अपरिमेय संख्या के रूप में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही आएगा, पाई है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय अपरिमेय संख्या, पाई बराबर 22/7, पाई बराबर 3.14। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आप क्या लगाओगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर एग्जाम में आपको आता है पाई बराबर 22/7, क्या ये चीज सही है, आपके पास कथन रहेगा सही है गलत है,
तो आप क्या लगाओगे? गलत है, एग्जैक्ट मान कभी भी नहीं होता, लगभग बराबर है इसलिए हम मान लेते हैं। ओके, हम लोग बचपन से करते हैं तो हमको लगता है सही है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है जो एग्जाम्पल पे है। तो इसी पे जो दशमलव रूप होता है अपरिमेय संख्याओं का, उसको याद रखिएगा आप, अशांत अनावर्ती रूप होता है। मतलब जो दशमलव है, आप किसी भी संख्या को भाग देते हो और भाग देने के बाद ये दशमलव क्या रैंडम भागे पड़ा है। आप देखिए, 2 3 2 3 4 5 6 8 2 1, इसके बाद 3 1 4 6 कुछ भी आ रहा है, और ये भाग जो है कभी समाप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। अशांत रूप है, अशांत रूप में मतलब खत्म नहीं हो रहा है, अनावर्ती रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसमें क्या था, इस तरफ अगर आप देखेंगे अशांत आवर्ती पे रिपीट हो रहा था, बार लग गया था तो टू 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 ऐसे रिपीट हो रहा था। यहाँ पे इस कंडीशन पे ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये क्या आगे बढ़ते रहता है और अनरिपीटेड है नंबर्स, तो अशांत अनावर्ती रूप कहते हैं। इसी को क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो जैसे हम लोग रूट 2 का मान निकालते हैं तो 1.414628 इस तरीके से भागेगा वो, तो वो कभी खत्म नहीं होता, और नंबर जो है रैंडमली आते रहते हैं, तो वो क्या रहती है, इसीलिए हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन पे वापस। तो अपरिमेय संख्या का काम यहीं पे खत्म हो जाता है आपका, केवल आपको इतना ही जानना है। जैसे बात करें तो वापस देखते हैं, सबसे पहले संख्या दो भागों में बांटे, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या पे हमको ज्यादा नहीं पढ़ना था, यहीं पे खत्म हो गया था, आई होता है, काम खत्म हो गया है। वास्तविक संख्या को फर्दर क्लासिफाई किए थे, तो वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटे थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का भी काम यहाँ पे खत्म। परिमेय संख्या हमारी फिर से दो भागों में बंटती है। तो पहले का नाम रहेगा हमारा प्राकृत संख्या, दूसरे का नाम रहेगा पूर्ण संख्या, और तीसरे का नाम रहेगा पूर्णांक। नेचुरल नंबर एन से दर्शाएंगे, होल नंबर डब्ल्यू से दर्शाएंगे, और इंटीजर जेड से दर्शाएंगे। तो ये होते क्या है? प्राकृत संख्या। जो संख्या प्रकृति में पहले से मौजूद थी, इंसान ने जब गिनती करना शुरू किया वहां से, जैसे किसी को भी गिनती सिखाते तो क्या बोलते हैं? 1 2 3। जैसे आपके पास कितने लड्डू है? बोले आपके पास 10 लड्डू है। 10 में से 10 लड्डू किसी ने ले लिए, आपके पास कितने बचे? आप फ्रस्ट्रेट होके क्या बोलोगे? कुछ नहीं बचा। जीरो नहीं बोलते थे हम पहले, क्या बोलते थे? कुछ नहीं बचा। वो कुछ नहीं को जीरो बाद में किया गया है। तो जो प्रकृति में पहले से नंबर थे उनको कहा जाता प्राकृत संख्या। गिनती कहाँ से शुरू होती है? तो 1 2 3 ऐसे ऐसे चलेगा। ओके, इसको याद रखेंगे। पूर्ण संख्या, गिनती पहले कंप्लीट नहीं थी, क्यों? क्योंकि कुछ नहीं बचा ऐसा बोलते थे। तो उसको पूर्ण करने के लिए हमने क्या किया? जीरो की खोज की और जीरो लगा दिया। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगी हमारी? 0 1 2 3 ऐसे जाएगा, और इसके बाद आएगा पूर्णांक। तो पूर्णांक में याद रखोगे ऋणात्मक संख्याएं भी हो जाती है। तो पूर्णांक -1 -2 -3 ऐसे चलेगा, और 1 2 3 मतलब ये चलेगा माइनस अनंत से लेके अनंत तक। तो पूर्णांक पे आप याद रखेंगे, इस तरफ जो ऋणात्मक संख्याएं हैं इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। नाम याद रखोगे, ऋणात्मक पूर्णांक। 1 2 3 शून्य के इधर क्या कहलाएगा? ये धनात्मक पूर्णांक। तो मैं पॉजिटिव पूर्णांक लिख दे रहा हूं, या पॉजिटिव इंटीजर। और शून्य, शून्य क्या कहलाएगा? ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है, तो उदासीन पूर्णांक। ये उदासीन है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। तो ये तीन चीजों को याद रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है, बोलेगा संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे आप सेट कीजिए कि किसके पास सबसे ज्यादा संख्या है। तो याद रखोगे, सबसे कम संख्या देखिए प्राकृत संख्या के पास है 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक बेचारा पहुंच रहा है। तो सबसे कम संख्या है, संख्याओं की संख्या के आधार पे कौन है? प्राकृत संख्या। उसके बाद एक संख्या ज्यादा आ जा रही है, किसके बाद? पूर्ण संख्या के पास। तो पूर्ण संख्या के पास प्राकृत संख्या से थोड़ा ज्यादा है, तो n के बाद w। पूर्णांक के पास जस्ट डबल संख्या है, जितनी प्राकृत संख्या के पास है सारी संख्या को ऋणात्मक कर दो तो क्या हो जाती है? हमारा पूर्णांक बनता है। तो ये हो गया। इन तीनों को मिलाकर हमारी क्या बनती? परिमेय संख्या। तो सबसे ज्यादा संख्या फिर उसके बाद किसमें? परिमेय संख्या के पास। और परिमेय संख्या किससे बनी थी? तो वास्तविक संख्या, जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को मिलकर बनती है। तो इसको आप क्या बोलोगे आखिरी में? वास्तविक संख्या। तो सबसे ज्यादा अगर संख्या किसी के पास बोलेंगे तो वास्तविक संख्या के पास आएगा, वास्तविक संख्या के बाद परिमेय संख्या के पास, परिमेय संख्या के बाद पूर्णांक के पास, पूर्णांक के बाद पूर्ण संख्या के पास, और पूर्ण संख्या के बाद प्राकृत संख्या के पास। तो अगर आप देखोगे इस पे, अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बढ़ता क्रम के आधार पे सेट हो जाएगा, और अगर आप राइट से लेफ्ट जाओगे तो संख्याओं का घटता क्रम के आधार पे सेट हो जाएगा।
तो ये आपको याद करना पड़ेगा नंबर के इंट्रोडक्शन में इतनी सारी चीजें। अब ये आपको कब काम आएंगी? अभी हम लोग बेस बना रहे हैं आपका, अभी हम लोग बेस पे काम कर रहे हैं, थ्योरी संख्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ा सा अच्छे से सारी संख्याओं की जानकारी ले लेंगे। जब एग्जाम में बोलेगा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, क्वेश्चन सीधा सीधा रहेगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। अब आपको पता नहीं है प्राकृत संख्या की गिनती कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है कि 0 से शुरू हो रही है, तो गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले आप वर्ड को पकड़ना सीखोगे ना। बोलता है उदासीन पूर्णांक बताइए, इनमें से कौन सा उदासीन पूर्णांक है? आपको लग रहा होगा कि हम लोग थ्योरी चल रहे हैं, बट सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, उदासीन पूर्णांक बताइए। आपको दिया रहेगा -2, -3, 0, 1, क्या आएगा? जल्दी से आपको याद आना चाहिए, क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार से अलग अलग संख्या हो सकता है। क्यू किसको दर्शाते हैं? तो परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या में स्मॉल क्यू 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। √2 इस कथन रहेगा, √2 एक परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल नहीं है। याद रखेंगे, ये सारी चीजें 9th के सिलेबस में है, बहुत अच्छे से कवर अप किया है। आप उस पर बुक देख सकते हैं, अगर आपको फॉलो करना है तो आप मिल जाएंगी, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ये सारणी आप बस याद रखिएगा, ये पूरा जो टेबल है और ये जो क्रम दिया हुआ है इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला जैसे स्पेशल नंबर है, नाम क्या दिया हुआ है? पूर्णकालिक संख्या। अंग्रेजी नाम भी याद रखेंगे, परफेक्ट नंबर। परिभाषा में क्या बोलता है? ऐसी संख्या जिसके विभाजक खंडों का योग उसी के बराबर हो जाए उस संख्या को छोड़कर। मतलब क्या है? जैसे 6 है, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, विभाजक खंड आप समझते हैं? अगर आप नहीं समझते तो ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में वह संख्या आती है। जैसे 6 है, 6 के पहाड़े में किसके किसके पहाड़े में 6 आता है? तो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा। तो 6 के विभाजक खंड अगर आपको लिखने हैं तो आप क्या लिख सकते हो? 1, 2, 3 और 6। 6 क्या है? ये सारे 4 अंक जो है विभाजक खंड है 6 के, 1, 2, 3 और 6। अब बोलता है विभाजक खंडों का योग उसी संख्या के बराबर हो जाए उस संख्या को छोड़कर। तो जितने विभाजक खंड है उसमें से वो संख्या आप हटा दो। तो कितने विभाजक खंड है? 1 है, 2 है, 3 है। अब 1 + 2 + 3 करिए, क्या ये 6 के बराबर है? बिल्कुल है। तो ये मेरा 6 क्या कहलाएगा? 6 मेरा कहलाएगा पूर्णकालिक संख्या। ओके, तो ऐसी हर एक संख्याएं नहीं होती हैं जिनके विभाजक खंडों का योग उसी संख्या के बराबर हो। तो आप देखेंगे, मैं शुरुआत से 1 से लेके आगे बढ़ते गए हैं हम लोग, तो जहां जहां मिलती हैं ऐसे पॉसिबिलिटी उनके बारे में लिखा हुआ है, तो आप ये संख्याएं याद कर लोगे। इसमें क्या आएगा? फाइंड ऑड वन आउट, ये क्वेश्चन आएगा ऑड वन आउट में, कि इनमें से जो संख्याएं हैं इनमें से कोई एक संख्या बाकियों से अलग है। किसी नियम से सारी संख्याएं जुड़ी हैं, बाकियों से एक अलग संख्या है, उसको आप पता करिए। तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होती जो पूर्णकालिक हैं? 6 है, 6 के बाद आपको मिलेगा 28, 28 के बाद मिलेगा 496, 496 के बाद आपको मिलेगा 8128। उसके बाद आप इसको देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या है, इसको जोड़िएगा, 3,35,50,336, ये मिलता है सीधा 8,828। 128 के बाद यही नंबर है। तो आपके पास क्वेश्चन में कैसे रहेगा? क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि इनमें से कोई एक संख्या अलग है, बाकी 3 संख्याएं जो हैं एक साथ सही क्रम बनाती है। आपको दिया रहेगा 6, 14, 28, 496, 8,128। तो आपको अलग करना रहेगा तो आप किसको करोगे? याद रखिएगा, थ्योरी पे ये नंबर 14 जो है इनमें जोड़ा पे नहीं आता, तो इनको याद करना ही पड़ेगा। ये बेसिक थ्योरी क्लासेस है, इंट्रोडक्शन है, तो इस पे याद करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उन सबको डिटेल पे करते हुए जा रहा हूँ। तो फाइंड ऑड वन आउट में ही आएगा, तो ये 4 संख्याओं को जोड़ा याद रखिएगा एटलीस्ट। अगर आपको 8,128 तक याद हो गया ठीक है, वो 3,35,00,000 वाला अगर याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने संख्याएं याद रखोगे एटलीस्ट। ये 4, इन 4 का एक जोड़ा बनता है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरी संख्या की बात करेंगे। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास? विशेष घनात्मक संख्या, स्पेशल क्यूबिक नंबर। घ घड़ी वाला है, वो धा धनुष का प्रिंट हुआ है। विशेष घनात्मक संख्या, स्पेशल क्यूबिक नंबर। इसके बारे में क्या बोलता है? 3 अंकों की ऐसी संख्या जिसके अंकों के घनों का योग उस संख्या के बराबर हो। ओके, तो 3 अंकों की ऐसी संख्या मतलब 3 अंकों की संख्या देखना, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 100 से लेके 999 के मध्य ऐसी संख्याएं
जिसके अंकों को आप इंडिविजुअली क्यूब करो, उनका घन निकालो, उसके बाद आप जोड़ो, तो उसी संख्या के बराबर प्राप्त हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? विशेष घनात्मक संख्या है। तो इस पे आप याद रखोगे 100 से 999 के मध्य में केवल 4 ऐसी संख्याएं हैं। तो 4 संख्याएं लिखी हुई हैं, 153 है, 371 है, 370 है और 407 है। फिर आपको क्या करना है? ये 4 संख्याओं को जोड़ा याद रखना है। विशेष घनात्मक संख्याएं केवल 4 ही होती है, याद रखेंगे। आपको दे देगा फिर से फाइंड आउट वन आउट में, या सीधा सीधा पूछेगा परिभाषा में, विशेष घनात्मक संख्याओं की परिभाषा बताइए, लिखा रहेगा। जिनके घनों का योग उसके बराबर होता हो, जिसके अंकों के घनों का योग बराबर होता हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या होता है। तो आप इसको चाहे तो एक बार चेक कर लीजिएगा 153 के लिए सारी वैल्यू सही है या नहीं है। मैं बता रहा हूँ सही है, आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो आगे बोलता है अभाज्य संख्या। तो यहाँ से हम लोग पढ़े रहते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, थोड़ा सा गलत पढ़े रहते हैं तो उसको सुधारेंगे। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, क्या बोलता है? ऐसी प्राकृत संख्या जो एक से एवं स्वयं से विभाजित होती है। मतलब अगर इसके विभाजक घन खंडों की संख्या बोले तो इसके विभाजक खंड कितने होंगे? 2 होंगे, याद रखोगे। विभाजक खंड कितने होंगे? 2। हम लोग अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या पढ़ते आए हैं बचपन से? ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। गलत है। ऐसी संख्या जो एक के पहाड़े में आती है और खुद के पहाड़े में आती है, मतलब कम से कम 2 संख्या के पहाड़े में आती है। एक के पहाड़े में तो हर एक संख्या आएगी, वो हो गया, और साथ ही साथ अपने पहाड़े में आती है। इसलिए हम लोग बोलते थे किसी के पहाड़े में नहीं आती, क्योंकि किसी से कटती नहीं है भागने के समय। बट एक्चुअल परिभाषा क्या रहेगी? ऐसी संख्या जो एक से तथा स्वयं से विभाजित होती हो। अगर रफ लैंग्वेज में बोलना है तो एक के पहाड़े में आए और खुद के पहाड़े में आए, वो क्या कहलाएगी? हमारी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो कौन कौन सी है? तो अभाज्य संख्या आपको याद रखना रहेगा, 2 अभाज्य संख्या होगी, 2 के बाद आएगा 3, 5, 7, 9 नहीं होगी क्योंकि 9 एक के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और 9 के पहाड़े में आता है। तो 3 के पहाड़े में आ गया। क्या होना था? जो खुद में आया। जैसे 2 के लिए आप चेक करिए, 2 किसके किसके पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, मतलब एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में। परफेक्ट है। 3 के लिए आप चेक करिए, एक के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, ये भी ठीक है। विभाजक खंड भी देखिए 2 ही बैठ रहे हैं। 4 के लिए चेक करिए, एक के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है। यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़े में आ गया, विभाजक खंड की संख्या क्या हो गई? 2 से ज्यादा, तो 4 मेरी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ऐसी आपको एक टेस्ट याद रखना पड़ेगा, ये नंबर याद रखने पड़ेंगे। तो जो सीरीज जाती है कुछ इसी प्रकार से जाती है। एक बार व्यापम में पूछ चुका है, सीरीज एज इट इज दिया था 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, और 19 था, और पूछा था प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो अगर आप सीरीज वाले से इसको बनाते जाते तो नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि सीरीज थी ही नहीं, ये सीधा सीधा क्या है? अभाज्य संख्याओं के बारे में लिखा है। 19 के बाद आप देखोगे तो 23 आएगा, 23 के बाद क्या आएगा? 29 आएगा, 29 के बाद 31 आएगा। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं हमारी। तो इसको आप कर लीजिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, और 1 से 25 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये हम लोग होमवर्क पे डाल देते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। आप थोड़ा सा खोजेंगे, एक्साइटेड रहेंगे खोजने के लिए, एज इट इज क्या पता आपको क्वेश्चन आ जाए। जैसे अगर मैं भी बता दूंगा 1 से 100 के बीच में 25 होती है, तो शायद आपका मन ना करे खोजने का और वो फिर याद ना रहे। तो कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत आपको याद भी रहे। आगे बढ़ते हैं अभाज्य युग्म के बारे में। जैसे अभाज्य संख्या है वैसे ही हमारी भाज्य संख्या होगी, तो भाज्य संख्या के बारे में नहीं लिखा गया है, तो भाज्य संख्या के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जो स्वयं से, एक से तथा किसी और संख्या से विभाजित हो। मतलब इसमें विभाजक खंड कितने मिलेंगे? तो 2 से ज्यादा मिलेंगे, किसी और संख्या से विभाजित हो, या विभाजक खंड आपका कहा जाए तो कितने हो? विभाजक खंड आपके हो 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक। तो सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी मिलेगी? कंपोजिट नंबर, तो मिलेगी 4। इसके किसके पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े पे, 2 के पहाड़े पे, 4 के पहाड़े पे। फिर क्या है? 6। 6 किसके किसके पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में। ऐसे ही आप करोगे 8, तो एक के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में। तो देखिए इसमें विभाजक खंड कितने हैं? 3।
इस पे कितने हैं 4, इस पे भी कितने हैं 4। तो जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी विभाजक खंडों की संख्या भी बढ़ती जाएंगी। 9 के लिए आप चेक करेंगे 3 हो सकता है, इसके बाद आप और अलग अलग संख्या के लिए करेंगे तो अलग अलग निकल सकता है, तो वो विभाजक खंड ज्यादा या कम हो सकते हैं पर दो नहीं रहेंगे। अगर दो है तो आप आंख बंद करके क्या बोलोगे, वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। एक चीज छूटती है, अगर हम लोग अभाज्य संख्या की सीरीज बताए थे, अभाज्य संख्या तो शुरू किए थे 2 से, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इस प्रकार से चल रही थी। भाज्य संख्या अगर आप देखोगे तो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, इस प्रकार से चल रही है। प्रश्न आता है एक कहा गया, क्या मेरा एक भाज्य संख्या है या मेरा एक अभाज्य संख्या है। तो इसके बारे में हमको चेक करना है। तो एक के लिए अगर आप चेक करते हैं, भाज्य संख्या की परिभाषा से एक के विभाजक खंड देखते हैं, एक किसके किसके पहाड़े में आता है, तो एक केवल एक के पहाड़े में आता है, या एक के विभाजक खंड केवल क्या है, एक है, एक के पहाड़े में आता है। अगर इसको अभाज्य संख्या होना था तो विभाजक खंड इसको कितने चाहिए थे, यहाँ पे देखिए 2, तब मैं कह पाता ये अभाज्य संख्या है। अगर इसको भाज्य संख्या में आना होता तो विभाजक खंड कितने चाहिए रहते, 3, इसमें भी नहीं आ पा रहा है। तो एक एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है न ही अभाज्य है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, एक के बारे में कोई डेफिनेशन सेट नहीं है। एक के बारे में वो ना तो भाज्य संख्या की परिभाषा में फिट बैठ रहा है बेचारा, ना तो अभाज्य संख्या की परिभाषा में फिट बैठ रहा है, वो लोफर जैसे घूम रहा है, ना तो इधर का रहा है ना तो उधर का रहा है। तो याद रखिएगा, पहला ही नंबर, संख्या का पहला नंबर, उसी को आप डिसाइड नहीं कर पाए हो कि वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो पूछ सकता है एक के बारे में आप बताइए, एक क्या एक अभाज्य संख्या है, एक क्या एक भाज्य संख्या है। तो याद रखेंगे एक क्या है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आएंगे आगे तो बात करेंगे अभाज्य युग्म की, प्राइम पेयर। तो क्या बोलता है, दो लगातार अभाज्य संख्याएं, लगातार दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में केवल एक सम संख्या का अंतराल हो, क्या कहते हैं, कहलाती है अभाज्य युग्म। तो जैसे हमारी अभाज्य संख्याओं की श्रेणी लिखे थे, तो उसमें ऐसी संख्याएं, दो अभाज्य संख्या जो आजू बाजू हो, उनके बीच में केवल एक सम संख्या हो, वो क्या कहलाएगी, हमारी अभाज्य युग्म। जैसे देखिए 3 और 5, इसके बीच में क्या आता है 4, तो 3 5 क्या है, अभाज्य युग्म है। 5 और 7, इसके बीच में क्या आता है, केवल 6 आता है, तो 5 और 7 क्या है, अभाज्य युग्म है। 11 और 13, 11 और 13 के बीच में क्या आता है, 12, तो ये अभाज्य युग्म है। ऐसी 15 और 17, तो 15 हमारी अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। 17 और 19, 17 और 19 के बीच में क्या आता है, 18, तो 17 अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या, इनके मध्य में केवल एक संख्या है 18, तो काम बन जाएगा। फिर आप अगर देखोगे 19, 19 के बाद क्या अभाज्य संख्या थी, 23, तो इसके बीच में ज्यादा संख्या है, 20 है, 21 है, 22 है, तो ये मेरा अभाज्य युग्म नहीं बनेगा, प्राइम पेयर ये मेरा नहीं बनेगा। तो याद रखेंगे, इसको ऐसे करना है, लगातार आने वाली दो अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य युग्म कहलाती है। काम बन जाएगा आपका इससे भी, जिनके बीच में केवल कितनी संख्या हो, एक संख्या हो, ये याद रखेंगे आप। बढ़ेंगे, टॉपिक लास्ट रहेगा सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो आपस में स्वयं से या किसी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब जोड़ा रहेगा, ठीक है। सह अभाज्य युग्म हो या अभाज्य युग्म हो या सह अभाज्य संख्याएं जोड़े में आएंगी। तो दो आप कोई भी ऐसी संख्या ले लो जो आपस में नहीं कटती, जैसे देखिए 9 है और 10 है, 9 भी एक अभाज्य 9 भी एक भाज्य संख्या है। 9 3 के पहाड़े में भी आता है, एक के पहाड़े में भी आता है और 9 के पहाड़े में भी आता है। 10 भी भाज्य संख्या है, 2 के पहाड़े में आता है, 5 में भी आता है, 1 में भी, 10 में। पर 9 और 10 ये दोनों को जब मैं साथ में रखता हूं, तो ऐसी कोई संख्या मिल पा रही है क्या जो जिसके पहाड़े में 9 भी आता हो और 10 भी आता हो, नहीं है, ठीक है। एक को काउंट नहीं करना है, आपस में ये दोनों संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटती, तो ये क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्या। ये जब साथ में आती हैं तो अभाज्य हो जाती है। ऐसी कोई संख्या नहीं मिलती कॉमन जो इन दोनों को काट दे। ऐसी 5 और 6, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनको काट दे, तो ये भी क्या होगी, सह अभाज्य संख्या है। बात करेंगे, मान लीजिए रखते हैं हम लोग 14 और 12, तो 14 और 12 को चेक करिए, क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को आपस में काट सकती है, काट सकती है बिल्कुल, 2 से, तो 2 सकते 14 और 2 छिक्का 12, तो 14 और 12 मेरी सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों को एक संख्या मिल रही है 2 जो आपस में काट सकती है। बात करेंगे 7 और 6 की, तो अब नहीं मिलती, तो 7 और 6 सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसी देखते हैं 15 और 21,
15 और 21 के लिए चेक करिए, ऐसी कोई संख्या है जो आपस में इन दोनों को विभाजित कर दे? तो 3 है, तीनों पच्चे 15, तीनों सत्ते 21। तो ये दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं होती। और 5 और 7 के लिए आप बोल सकते हो ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। 10 और 20 के लिए चेक करिए, तो 10 और 20, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये दोनों आपस में कट जा रही हैं। तो अगर आपस में कट गई तो सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ऐसी चेक करिए 18 और 25, तो 18 और 25, क्या इन दोनों के बीच में ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को आपस में काटती हो? तो 18 किसके किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 9 और 2 के पहाड़े में। 25 किसके पहाड़े में आता है? 5 के। तो ये दोनों आपस में नहीं कट रही है, तो ये क्या होगी हमारी सह अभाज्य संख्या। याद रखेंगे, आपका काम बन जाएगा इतने पे। जो भी थ्योरी है आपको याद रखना है। याद रखिएगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा संख्या श्रेणी पे या सीधा सीधा परिभाषा पे। आप अगर इस पे सोचोगे कि आपको जोड़ने को, घटाने को देगा या परिमेय संख्या को बदलने देगा, वो मेंस का पैटर्न है, वो मेंस के क्वेश्चन है, अपने बाकी एग्जाम में नहीं आते क्योंकि समय कम रहता है। तो थ्योरी देता है, थ्योरी देके परेशान करता है। तो थ्योरी आपको कंठस्थ होनी चाहिए। अब जो भी चीजें हैं, जो भी नाम लिखा है, पूर्णकालिक संख्या आपको पता होना चाहिए क्या है, विशेष घनात्मक संख्या आपको पता होना चाहिए क्या है, अभाज्य संख्या पता होना चाहिए क्या है, अभाज्य युग्म पता होना चाहिए क्या है, सह अभाज्य संख्या एकदम कंठस्थ होनी चाहिए ये सारी चीजें। तब आपका काम अच्छे से बनेगा, एकदम अच्छे से निकलेगा। ओके, संख्याओं को कैसे कैसे बांटा है उसको भी आपको देखना रहेगा, वो बन जाएगी सारी चीजें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक छूटता है, आप सभी को पता होगा, सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 के पहाड़े में आए, उसको आप क्या बोलोगे? सम संख्या। और ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या। ये यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, तो जैसे है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम संख्या है। तो यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर कवर अप होता है। मैं आप लोगों को कुछ एक चीज बोल रहा हूँ, आप लोग अगर आपको सच में आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और आपको कंपटीशन निकालना है, तो कुछ चीजें आपको अपने से मेहनत करनी पड़ेंगी। उसको आप एकदम आज देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। आपको 1 से 20 तक का पहाड़ा, या जिसे हम लोग अंग्रेजी वाले कहते हैं टेबल, 1 to 20 आपको टेबल याद होना चाहिए। इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन में बहुत काम करेगा आपका। 1 से 20 तक का वर्ग, संख्याओं का 1 से 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए। स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। और आपको क्या करना है? 1 से 20 तक का घन, संख्याओं का घन याद रखना है। तो इससे क्या है, जो बेसिक थ्योरीज है, जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच कैसे लगानी है, वो हम आपको देते चलेंगे। उसकी स्पीड कैसे बढ़ाना है वो भी हम आपको बताएंगे। बट अगर आपको टेबल याद नहीं है, आपको संख्याओं का वर्ग याद नहीं है, वर्गमूल याद नहीं है, घन याद नहीं है, तो वो क्या है, आप वहां पे लैग कर जाओगे कैलकुलेशन पे। तो उसको आप कर लीजिएगा। तो बस इतना ही था आज की क्लास के लिए। अगली बार जब हम जुड़ेंगे तो आगे एक और नया टॉपिक लेंगे, मैथ का टॉपिक लेंगे, जो भी हमारा सिलेबस में प्रिंट होके आया है उसी के हिसाब से हम लोग काम करते चलेंगे। तो इसको अभी बंद कर देते हैं।